नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास बारूद का ढेर। देवराज चौहान ने कार के ब्रेक दबा दिए। सामने रेड लाइट थी। आगे भी कारें और अन्य वाहन खड़े थे और पीछे भी अब वाहन रुकने लगे थे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और ग्रीन लाइट होने का इंतजार करने लगा। बगल में जगमोहन मौजूद था, जो कि बोरियत भरे अंदाज में बैठा खुली खिड़की से बाहर देख रहा था। दोनों कुछ देर पहले ही बंगले से निकले थे। दोपहर का 1 बज रहा था। धूप की तपिश अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कुछ पलों उपरांत ग्रीन लाइट हुई। ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ने लगा। एकाएक जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। सोहनलाल उसके होठों से निकला। देवराज चौहान ने जगमोहन पर निगाह मारी, फिर सामने देखने लगा। कौन सोहनलाल? देवराज चौहान ट्रैफिक के साथ धीरे धीरे कार आगे बढ़ा रहा था। वही गोली वाली सिगरेट पीने वाला, मशहूर ताला तोड़, तिजोरी तोड़, कई साल पहले हमारे साथ काम कर चुका है, जब हमने प्राइवेट सुपर वॉल्ट लूटा था। कहते हुए जगमोहन की निगाहें सोहनलाल पर ही थी, जो रेड लाइट पर कांटों के बीच में से गुजरता हुआ सड़क पार कर रहा था और ग्रीन लाइट होते ही जल्दी से सड़क पार करनी आरंभ कर दी थी। इससे पहले देवराज चौहान कुछ कहता, धीमे से आगे सरकती कार का दरवाजा खोलते हुए जगमोहन कह उठा, मैं अभी आता हूँ। जगमोहन उतरा और कार आगे बढ़ गई। चौराहा पार करके देवराज चौहान ने साइड में कार रोकी और इंजन बंद करके कार में ही बैठा सिगरेट के कश लेने लगा। उसके मस्तिष्क में भी सोहनलाल ही घूम रहा था, जो कि निहायत ही एक्सपर्ट ताला तोड़ था। कैसा भी लॉक हो, वॉल्ट, तिजोरी या फिर दूसरी किसी तरह का, उन्हें खोलना उसके बाएं हाथ का काम था। बंदा भी बढ़िया था। अगर उसमें कोई खराबी थी तो सिर्फ यह कि वह नशे की गोली को सिगरेट में मिलाकर पीता था और अक्सर नशे में रहता था। टोकने पर कहता था कि गोली वाली सिगरेट पीकर तो वह काम के काबिल बनता है, गोली वाली सिगरेट नहीं तो सोहनलाल भी बेकार। बिना गोली वाली सिगरेट पिए उसके हाथ काम नहीं करते, और वह तिजोरी वॉल्ट तो क्या, उस स्थिति में स्कूटर का ताला भी नहीं खोल सकता। बहरहाल देवराज चौहान को अच्छी तरह याद था कि सोहनलाल कैसा भी है, लेकिन दिली तौर पर अच्छा इंसान है। प्राइवेट सुपर वॉल्ट लूटते समय देवराज चौहान ने उसे पसंद किया था। सोहनलाल जल्दी से सड़क पार करके फुटपाथ पर पहुंचा और गहरी सांस ली। एक ही नज़र देखने पर स्पष्ट महसूस हो रहा था कि सोहनलाल की हालत खस्ता है। पहले से वह कुछ कमजोर और ढला ढला सा लग रहा था। बदन पर कपड़े भी मैले और घिसे से हो रहे थे। सड़क पार करते ही उसकी टांगें जोर से कांपी। उसने झुककर दोनों हाथ घुटनों पर रखे, फिर सीधा खड़ा होकर सोनी निगाहों से गुजरती कारों को देखने लगा। अगले ही पल उसने फटते माथे पर हाथ रखकर उसे दबाया और फिर करीब ही फुटपाथ पर मुनासिब जगह देखकर बैठ गया। आंखें बंद कर ली, जैसे सालों से भागता ही आ रहा हो और अब आराम मिला हो। जब कदमों की आहट उसके पास आकर रुकी तो सोहनलाल ने अपनी आंखें खोली। पास में जगमोहन खड़ा था। सोहनलाल कई पलों तक जगमोहन को देखता रहा, फिर हाथ से उसे जाने का इशारा करके सोहनलाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। सोहनलाल, जगमोहन ने पुकारा। सोहनलाल ने तुरंत आंखें खोली और पास खड़े जगमोहन को घूरने लगा। सामने वाले के मुंह से अपना नाम सुनकर वह सतर्क सा नजर आने लगा था। अपनी खस्ता हालत को, चेहरे से झलकते टूटे फूटे भावों को, बुरे हाल को उसने तुरंत छिपा लिया था। मुझे पहचाना नहीं सोहनलाल? जगमोहन के होठों पर मुस्कान उभरी। तू जो भी हो, तेरे जैसे 36 हैं, शायद ज़्यादा ही होंगे, जिन्हें मैं जानता हूँ। सोहनलाल का लहजा उखड़ा सा था। और बेकार के लोगों को तो मैं कभी भी याद नहीं रखता। ध्यान से देखो मुझे, शायद तू मुझे पहचाने और तब तुझे लगे मैं बेकार लोगों में से नहीं हूँ। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा, ध्यान से देखा। तू बेकार का ही है, क्योंकि मुझे लगता है पहले कभी नहीं देखा मैंने तुझे। जगमोहन के होठों पर छाई मुस्कान और भी गहरी हो गई। मैं जगमोहन हूँ। जगमोहन? हाँ, देवराज चौहान वाला जगमोहन, उसका दोस्त। यह सुनना था कि सोहनलाल
स्प्रिंग की भांति उछलकर खड़ा हो गया था। उल्लू के पट्टे, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तू जगमोहन है? सोहनलाल खुशी से चीखा। साले नशेड़ी गाली देता है, प्यार से दे रहा हूँ। सोहनलाल अभी भी खुशी से मरा जा रहा था। मैं तो तुम्हारे चेहरे को भूल ही गया था। बहुत साल हो गए ना जब हमने वह वॉल्ट लूटा था। फिर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम फिर मिलेंगे। यकीन मानो 3-4 दिनों से मैं देवराज चौहान को बहुत याद कर रहा था। वह कहाँ है? पास में ही है। तुम देवराज चौहान यही है? सोहनलाल उसकी बात सुने बिना ही कह उठा। हाँ वह, चल उसके पास चलते हैं, बाकी बातें वही होंगी। तुम्हें देखकर मुझे पुराना वक्त याद आ रहा है। वाह कितना मजा आता था वॉल्ट लूटने में। खैर चल देवराज चौहान से तो मिल लूं। जगमोहन ने कुछ भी कहना बेकार समझा, क्योंकि सोहनलाल खुशी से पागल सा हो रहा था उससे मिलकर और देवराज चौहान से मिलने की सोचकर। उसने तो सोचा ही नहीं था कि सोहनलाल को उनसे मिलकर इतनी खुशी होगी। वह तो उसे देखकर यूं ही कार से उतरकर उसके पास आ गया था। सोहनलाल को साथ लिए जगमोहन ने जब चौराहा पार किया तो कुछ ही आगे उसे सड़क के किनारे कार खड़ी नजर आई। दोनों कार की तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान कहाँ है? सोहनलाल की आवाज में छिपी व्याकुलता स्पष्ट झलक रही थी। ले जा रहा हूँ उसके पास। मरा क्यों जा रहा है? जगमोहन आदत के विपरीत हंसकर बोला। मैं कहाँ मर रहा हूँ? सोहनलाल भी हंसा। मैं तो पूछ रहा हूँ। जगमोहन कार के पास पहुंचकर ठिठका। सोहनलाल समझा कि इसी में देवराज चौहान है। उसने जल्दी से कार का अगला दरवाजा खोला भीतर बैठने के लिए। जगमोहन ने उससे भी जल्दी उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर उसे पीछे खींचा। अबे अबे घिसी कमीज है, कॉलर हाथ में आ जाएगा। सोहनलाल ने हड़बड़ाकर कहा। पीछे बैठ। आगे किससे पूछकर बैठ रहा है? जगमोहन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तो आराम से बोलना, सीधा कह पीछे मरूं। सोहनलाल ने बुरा सा मुंह बनाया। कई साल आगे बढ़ गए तुम्हारी जिंदगी के, मगर आदत वही रही ची ची करने की। अब भी तूने बकवास की तो कार में नहीं बैठने दूंगा। जगमोहन ने कुड़कर कहा। मत बैठने दे, मैं कार की छत पर बैठ जाऊंगा। इससे पहले कि जगमोहन कुछ करता, सोहनलाल ने जल्दी से कार का पिछला दरवाजा खोला और भीतर घुस गया। जगमोहन ने बुरा सा मुंह बनाया और वह भी आगे वाली सीट पर जा बैठा। देवराज चौहान? पीछे बैठा सोहनलाल जल्दी से उसके दोनों कंधे दबाता हुआ बोला। 4-5 दिन से मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था यह मैं ही जानता हूँ, लेकिन साथ में सोचता था कि अब कहाँ हो सकेगी तुमसे मुलाकात, मगर हो गई। भगवान से और भी कुछ मांगा होता तो शायद वह भी मिल जाता। कैसे हो सोहनलाल? पहले तो पता नहीं कैसा था, लेकिन तुमसे जगमोहन से मिलने के बाद दुरुस्त हो गया हूँ। साला बकवास कर रहा है। कसम ले लो, भगवान की कसम, श्री राम की कसम, कृष्ण की कसम, वैष्णो माता की कसम। और बस जगमोहन ने टोका। माना कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन तुम देवराज चौहान को क्यों याद कर रहे थे? सिर्फ दर्शन करने के लिए तो याद नहीं कर रहे होंगे। ठीक समझे तुम। सोहनलाल ने सिर हिलाया। तो क्यों याद कर रहे थे? सोहनलाल के चेहरे पर गंभीरता उभरी। जगमोहन, मेरे जैसा ताला तोड़ देवराज चौहान जैसे इंसान को भला क्यों याद करेगा? जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। इसका मतलब है कि कोई खास जगह है तुम्हारी नज़र में जहां मोटा हाथ मारा जा सकता है। ठीक सोचा और कहा तुमने। वहां पर सिर्फ देवराज चौहान ही सफल हो सकता है और कोई नहीं। तभी तो मैं 4 दिनों से सोच रहा था कि अगर कहीं देवराज चौहान से मुलाकात हो जाए तो कितना बढ़िया रहे, और हो गई। बोल। जगमोहन की उदासीनता तुरंत गायब हो गई। वह सीधा होकर बैठ गया। सारी बात बोल। कितने का हाथ है वहां पर जहां तूने सोचा है, और कहाँ हाथ मारना है? सोहनलाल ने गहरी सांस ली। तेरी जल्दबाजी की आदत गई नहीं अभी तक। माल के पीछे मरने की आदत तुम्हारी पहले जैसी ही है। काम की बात कह, फालतू की नहीं। पहले बता वहाँ कितनी दौलत पड़ी है? बाद में बताऊंगा, मुझे कुछ काम है, उसे निपटा लेने दे। सोहनलाल शांत स्वर में बोला। सोहनलाल? जगमोहन खींच भरे स्वर में बोला। मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। उससे क्या होगा? कोई फायदा होगा? हौसला रख, तसल्ली रख।
हम गले मिलकर बातें करेंगे और कार में ऐसी बातें नहीं होती, आराम से बातें करेंगे, सोहन लाल ने कहा। फिर देवराज चौहान से कहा, देवराज चौहान भाई, कार को सामने वाले बाईं तरफ वाले मोड़ से ले लेना। क्यों? देवराज चौहान ने उसे देखा। काम है, थोड़ा सा काम है, 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। आने वाले मोड़ के बाईं तरफ उसने कार मोड़ ली। कुछ आगे जाते ही सोहन लाल ने फौरन कहा, बस किनारे पर ब्रेक मारना। देवराज चौहान ने किनारे पर कार रोकी और इंजन बंद कर दिया। मैं अभी आया 2 मिनट में, खिसक मत जाना। सोहन लाल कार का दरवाजा खोलते हुए बोला, 500 देना। 500? जगमोहन सकपकाया। हाँ, 500 रुपये चाहिए, मेरी जेब खाली है। मुझे पहले मालूम होता कि तुम नंगे घूम रहे हो तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आता। हे भगवान, 500 की खातिर मरा जा रहा है, इसे कुछ अक्ल दे दे। मैं तो तब तक 500 रुपया जगमोहन ने उसकी तरफ बढ़ा दिया था। सोहन लाल ने तुरंत मुंह बंद किया और नोट थाम कर कार से बाहर निकला और सामने नजर आ रही पतली सी गली की तरफ तेजी से बढ़ गया। नोटों के मामले में यह बुरे दिन गुजार रहा है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, लेकिन हैरानी की बात है, सोहन लाल जैसे इंसान के लिए दौलत तो हाथ का मैल है। कहीं भी घूमकर ताला खोले और माल लेकर चलता बने, फिर यह बुरे हाल। जगमोहन ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा, सिगरेट की कश लेने लगा। गया कहाँ है यह? जगमोहन के चेहरे पर सोच के भाव थे। अपनी गोली का इंतजाम करने। नशे वाली गोली का? जगमोहन के होठों से जल्दी से निकला, जिसे सिगरेट में मिलाकर पीता था। हाँ, 500 रुपये मांग कर जाना इसी तरफ इशारा करता है। उसके चेहरे पर परेशानी और तनाव के भाव छाए नजर आ रहे थे और वह नशा न करने के कारण ही पैदा हुए पड़े थे। भगवान ही बचाए इन नशेड़ियों से। जब तक नशा मिलता रहे तो राजा, नहीं तो भिखारी से भी बुरी हालत। और एक दिन तो ऐसा आता ही है कि जब नशा पाने के लिए पैसे नहीं होते। नशे का आदी इंसान एक दिन कोई भी काम करने की हालत में नहीं रहता, और नशे को खरीदने की हालत में इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास में पैसे नहीं होंगे। और लेकिन सोहन लाल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बुरी हालत के पीछे वजह कुछ और ही है। ठीक कहते हो, जगमोहन ने सिर हिलाया। साला अभी तो सिर से पांव तक पूरा फिट नजर आता है। सोहन लाल कहे अनुसार 2 मिनट में ही वापस आया और कार में बैठ गया। उसकी आंखों में चमक उभरी हुई थी। बिना किसी से बात किए जेब से गोली और सिगरेट निकाली, फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। साला, जगमोहन बड़बड़ाकर रह गया। अब और तो कोई काम नहीं है सोहन लाल? देवराज ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा। नहीं, कोई काम नहीं है। मुझे कहीं से खाना खिला देना, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सोहन लाल बोला। ऑर्डर देता है? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। ऑर्डर नहीं दे रहा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अपने काम में व्यस्त सोहन लाल बोला। हाथ कहाँ जोड़े हैं? देखता नहीं मैं व्यस्त हूँ। सोहन लाल वास्तव में तेजी से गोली सिगरेट के तंबाकू में मिलाने में व्यस्त था। जो मैंने कहा है तो उसका ध्यान रख। फुर्सत पाते ही पहला काम हाथ जोड़ने का करूँगा। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान तैर गई। साला नशेड़ी, अपने माल का जो भी करूं, तुझे क्या? सोहन लाल ने सिगरेट भरी। अपना माल? जगमोहन ने कुड़कर कहा। अभी मुझसे 500 लिए हैं। मैंने तेरे से लिए हैं? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? फूटी कौड़ी भी नहीं ली है मैंने तुझसे। आया तो 500 देने वाला। तब तक सोहन लाल सिगरेट भर चुका था। सिगरेट के तंबाकू में नशे वाली गोली मिक्स हो चुकी थी। सोहन लाल ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया, दूसरा कश लिया। सोहन लाल के चेहरे पर तसल्ली और राहत के भाव उभरने लगे। आंखों में लाल सी सुर्खी व्याप्त होने लगी। जगमोहन को ध्यान आया कि कई साल पहले जब सोहन लाल के साथ काम किया था, तब भी नशे की गोली वाली सिगरेट पीने के कारण उसकी आंखें इसी प्रकार लाल रहती थी। देवराज चौहान भाई, सोहन लाल बोला, मुझ गरीब का जब पेट भर दो तो ऐसी किसी जगह पर चलना जहां हम आराम से कुछ प्राइवेट खास अहम बातें कर सकें। वही बात जहां तुम हाथ मारने को कह रहे थे।
जगमोहन जल्दी से बोला। हाँ। सोहन लाल नशे वाली सिगरेट का कश लेते हुए सिर हिलाकर कह उठा। जवाब सुनकर जगमोहन को लगा जैसे उसके 500 वसूल हो गए हों। कार आगे बढ़ती रही। सोहन लाल ने सिगरेट समाप्त करके उसे खिड़की से बाहर उछाल दिया। अब सोहन लाल पहले की अपेक्षा शांत और स्थिर लग रहा था। उसकी आंखों में सुकून भर आया था। उसी समय देवराज चौहान ने किसी रेस्टोरेंट के सामने कार रोकी। जगमोहन उतरकर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। 5 मिनट बाद ही पैक खाना थामे वह वापस लौटा। कार में बैठते ही देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। सोहन लाल ने जगमोहन के हाथों से पैक खाना लिया और पिछली सीट पर ही पसर कर जल्दी से खाना खोलने लगा। उसकी कांपती उंगलियां देखकर जगमोहन ने गहरी सांस ली। सोहन लाल ने 2 पलों में खाना खाना शुरू कर दिया था। सोहन लाल, तेरी हालत तो बहुत बुरी हो रही है। सीधा कहना, भिखारियों जैसी, सोहन लाल ने कहा। तेरी इस हालत पर मुझे हैरानी हो रही है। हैरानी तो मुझे भी हो रही है, सोहन लाल ने खाना खाते हुए कहा। लेकिन परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि अपने हालातों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ और जानता हूँ कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बुरी हालत हुई कैसे? सोहन लाल ने जगमोहन पर निगाह मारी, फिर खाने में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान ने इन बातों में कुछ भी कहने बोलने की चेष्टा नहीं की थी। जेल होकर आया हूँ, सोहन लाल ने खाते खाते लापरवाही से कहा। जेल? जगमोहन चौंका। हाँ, पहली बार जेल की हवा खाई, तबीयत हरी हो गई। नाम तो बहुत सुना था जेल का, सोहन लाल ने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन देखी पहली बार। साला जो अपने आप को सूरमा कहता हो, एक बार उसे जेल भेजकर देख लो। जब बाहर आएगा तो पिच की ट्यूब की भांति हालत हो चुकी होगी। पिच की ट्यूब की तरह? हाँ, देखी है कभी? सोहन लाल का स्वर तीखा हो गया। देखी तो है भाई सोहन लाल, लेकिन मैं सोच रहा हूँ तेरी हालत पिच की ट्यूब जैसी कैसी रही होगी, क्योंकि ठीक ठाक दुरुस्त हालत में भी तू पिच की ट्यूब जैसा ही लगता है। जवाब में सोहन लाल हंसा। बच्चा है तू, कभी जेल नहीं गया ना? नहीं तो तू मुझे बच्चा ही रहने दे। जगमोहन ने बुरा सा मुंह बनाया। जेल जाकर मुझे बड़ा नहीं बनना। निकली ट्यूब से हवा? सोहन लाल पुनः हंसा। कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा? पुलिस के हत्थे चढ़ने के लिए देसी घी नहीं खाना पड़ता। चढ़ गया, बस चढ़ गया, सोहन लाल ने कड़वे स्वर में कहा। एक हरामी सेठ की अमेरिकन मेक बहुत बढ़िया तिजोरी खोल रहा था। यकीनन उसमें हर हाल में बेहद मोटा माल था। तिजोरी खुलने ही वाली थी कि उल्लू का पट्टा ऊपर से आ मरा, और तो साले को कुछ मिला नहीं। तिपाई उठाकर मेरी खोपड़ी पर दे मारी। उसकी हरकत का मुझे तब पता चला जब तिपाई मेरी खोपड़ी पर पड़ने जा रही थी। साले ने तबीयत से मारी थी। 2 घंटे बाद जब होश आया तो पुलिस वाले मुझे प्यार से झूला झुला रहे थे। कितनी देर लगाई जेल में? साल भर, क्योंकि सेठ ने पुलिस को बयान दिया था कि मैं उसका गला दबाने जा रहा था। तभी जोर से उसे तिपाई का वार मेरी खोपड़ी पर करना पड़ा था। अब मेरी बात का यकीन कौन करता कि मैंने सेठ की शक्ल ही होश में आने के बाद अच्छी तरह देखी थी। गला दबाने का तो सवाल ही नहीं था। मतलब कि साल भर आराम करके लौटे हो? हाँ, और ऐसा आराम भगवान किसी को ना दे। ना तो पेट भर खाने को मिलता, ना ही सोने को। अधिकतर नंगे फर्श पर सोना पड़ता। सोहन लाल को जैसे बीते साल का एक एक पल याद आ रहा था। जेल की मजदूरी से जो माल मिला था वह बाहर आते आते उस पहरेदार को दे आया, जो मुझे गोली वाली सिगरेट साल भर से लाकर देता रहा। भला हो उसका। मैंने उसे कह रखा था कि जाते समय मजदूरी का जो भी मिलेगा वह उसे दे दूंगा। भला आदमी था, मेरी बात मान गया। समझो साल में उसने जितना खर्च किया उसके डबल से भी ज़्यादा दे आया, और जेल से बाहर आते ही फिर खाली। ना रोटी के लिए पैसा और ना ही गोली के लिए। ऐसा हाल तो मेरा कभी नहीं हुआ। तुम्हारे लिए तो दौलत पैदा करना मामूली बात है। कहीं भी घुसे और... हाँ, जेल से आने के बाद घुसा था कहीं। तो फिर? जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। यह तो फिर बाद में बताऊंगा। आगे की बात कार में करने वाली नहीं है। सोहन लाल को घूरता रहा जगमोहन। सोहन लाल ने खाना समाप्त करके लिफाफे और कागजों को कार की खिड़की से बाहर उछाल दिया।
जगमोहन ने कार की सीट की हालत देखी तो मुंह बनाकर कह उठा, सीट कर दी खराब, अभी सप्ताह भर पहले ही सर्विस कराई थी, गलती हो गई। सोहनलाल ने सीट को देखा, फिर हंसकर खिसका और गंदी हुई सीट वाले हिस्से पर जा बैठा। जब मैं कार से बाहर निकलूंगा तो सीट सर्विस से भी बढ़िया ढंग से चमक रही होगी। तेरी सड़ी हुई पैंट इसके सिवाय और काम भी क्या कर सकती है। जगमोहन के पास से लापरवाह सोहनलाल गोली वाली सिगरेट बनाने में व्यस्त हो गया था। देवराज चौहान खामोशी से इस प्रकार कार ड्राइव कर रहा था कि जैसे कार में उसके अलावा और दूसरा हो ही नहीं। जहन में एक बात अवश्य थी, अगर सोहनलाल कहीं हाथ मारने को कह रहा है तो वह हाथ अवश्य मोटा होगा, क्योंकि सोहनलाल बखूबी जानता था कि छोटे हाथ मारने से उसे सख्त परहेज है। पिछली सीट पर टांगे पसारे सोहनलाल गोली वाली सिगरेट की कश लेता मजे से पड़ा था। गोली वाली सिगरेट और पेट भर खाने ने उसे चुस्त दुरुस्त बना दिया था। देवराज चौहान ने बंगले के पोर्च में कार रोकी। जगमोहन जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकलता हुआ बोला, आ सोहनलाल, बता क्या मामला है। कहने के साथ ही जगमोहन बंगले के कमरे की तरफ बढ़ा और पास पहुंचकर जेब से चाबी निकालने के पश्चात दरवाजा खोलने लगा। सोहनलाल ने मुस्कुराकर देवराज चौहान से कहा, बहुत जल्दबाज है, दौलत का जिक्र आते ही फिर और कोई जिक्र इसे पसंद नहीं। जवाब में देवराज चौहान के होठों पर सिर्फ मुस्कुराहट ही उभरी। तीनों बंगले के छोटे से ड्राइंग हॉल में पहुंचे। यह बंगला देवराज चौहान मात्र इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल करता था। नकली नाम से ले रखे इस बंगले के मालिक यानी कि उस तक पुलिस या कोई और पहुंचना चाहे तो संभव नहीं था। जगमोहन ने सोहनलाल की बाह पकड़कर टेबल के गिर्द मौजूद कुर्सी पर बिठाया और खुद भी बैठता हुआ कह उठा, मुंह से फुट, पहले ये बता कि कुल मामला कितना मोटा है, कितना माल हाथ लगेगा। सोहनलाल ने देवराज चौहान पर निगाह मारी। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया और शांत स्वर में बोला, कहो, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाकर तसल्ली से कश लिया। जेल से बाहर आने और 2 दिन बुरे हाल भटकने के पश्चात मैंने कहीं हाथ मारने की सोची। मेरी निगाह महंगे और बढ़िया कीमती इलाके के अपार्टमेंट पर जा पहुंची। एक आध दिन ही मैंने चेक कर लिया कि अपार्टमेंट के मुख्य गेट से भीतर प्रवेश करके कुछ आगे जाते ही नीचे फ्लैट में सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता है, जो कि दिन के 11-12 बजे जाकर आधी रात तक लौटता है। थोड़ी बहुत जानकारी मैंने अपार्टमेंट के मुख्य द्वार पर मौजूद वॉचमैन से दोस्ती गांठकर हासिल की। बहरहाल एक दिन दोपहर बाद मैंने दाव लगाया और उस व्यक्ति के अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। यह बात 3 दिन पहले की है। फ्लैट के भीतर वार्डरोब, अलमारी वगैरह हर कुछ खोल कर देख लिया, परंतु दौलत के नाम पर सोना, पैसा, चांदी तो क्या, कोई खोटा सिक्का भी हाथ नहीं लगा। मेरा दिल किया कि अपना सिर धुन लूं, लेकिन यह काम मैंने बाहर निकलकर फुर्सत में करने की सोची। ऊपर से किस्मत खराब, वह उल्लू का पट्टा जो अक्सर सारा दिन गायब रहता था और आधी आधी रात को वापस आता था, मेरे निकलने से पहले ही वहां आ धमका। सोहनलाल खामोश हुआ। देवराज चौहान और जगमोहन की एक टक निगाह उस पर थी। मजबूरन मुझे दीवार के साथ लंबे पर्दे की ओट में छिपना पड़ा। साथ में यह सोचकर भी दिल धड़क रहा था कि कहीं इसने मुझे पकड़ लिया तो बुरा फंसूंगा, क्योंकि ताज़ा जेल से निकला था। इस बार पकड़ा गया तो साल की अपेक्षा 1.5 की ही जेल होगी। खैर, भीतर आकर वह सिगरेट सुलगाकर कश लेता हुआ सोच भरी मुद्रा में बैठा रहा। फिर उठकर उसने किसी को फ़ोन किया और जो बात फ़ोन पर की वह मेरी खोपड़ी हिला देने के लिए काफ़ी थी। जगमोहन के चेहरे पर बेचैनी की लहर उभरी। उसकी बात सुनकर क्या घुसा तेरी खोपड़ी में, फटाफट बोल, जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। उसने फ़ोन पर किसी से कहा कि वह सारा मामला फिट कर चुका है। 12 तारीख को स्टेशन से मालगाड़ी रवाना होगी। डिब्बा नंबर 6633 में प्लास्टिक की 6 बोरियां मौजूद होगी। माल बुक करा दिया गया है। ऑर्डिनरी ढंग से इसलिए भेज रहा हूँ कि किसी को शक ना हो, और उन 6 बोरियों पर निशानी के तौर पर काले रंग से क्रॉस लगा रखा है। वह अपना ही माल है
और भीतर वॉशिंग पाउडर के पैकेट हैं। रेलवे के कागजों के हिसाब से उन बोरियों में वॉशिंग पाउडर ही है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक एक प्लास्टिक की बोरी में 1-1 करोड़ का माल है। कहीं भी जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वक्त पर माल उतार लेना। मतलब कि 6 करोड़ का माल? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, सोहन लाल ने कष्ट लेकर सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल हो रही थी। 6 बोरियां, 6 करोड़। माल क्या है, किस शक्ल में है? जगमोहन ने पूछा। यह मैं नहीं जानता। उसने फोन पर इस बात का जिक्र नहीं किया, सोहन लाल बोला। यह बात करने के बाद वह फोन रखकर बेडरूम में चला गया और मैं दरवाजा खोलकर बाहर खिसक आया। चंद पलों के लिए वहां चुप्पी सी छा गई। जगमोहन बेचैनी से बार बार पहलू बदल रहा था। सोहन लाल की निगाह जगमोहन और देवराज चौहान पर फिर रही थी। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सोच भरे अंदाज में चुप्पी को तोड़ा। मालगाड़ी का डिब्बा नंबर 6633 बताया था तुमने? हाँ, सोहन लाल ने सिर हिलाया। और यह मालगाड़ी स्टेशन से 12 तारीख को रवाना होगी? हाँ। कौन से स्टेशन से? यहाँ तो 4-5 स्टेशन है। मालूम नहीं? नहीं मालूम? नहीं, क्योंकि उसने फोन पर ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, सोहन लाल बोला। यह जिक्र किया हो, गाड़ी स्टेशन से कितने बजे रवाना होगी? सुबह होगी या दोपहर, शाम को? ऐसी भी कोई बात उसने नहीं दोहराई। सोहन लाल ने सिर हिलाया। सुनकर जगमोहन भड़क उठा। यार, तू क्या बंदा है? वह मालगाड़ी कौन से स्टेशन से चलनी है मालूम नहीं, कब चलनी है मालूम नहीं, माल कहाँ से बुक कराया है मालूम नहीं। यह सुनकर कि प्लास्टिक की 6 बोरियों में वॉशिंग पाउडर के नाम पर 6 करोड़ का माल जा रहा है, उछला जा रहा है। मैं उछल रहा हूँ या मेरे मुंह से सुनने के बाद तू जमीन पर नहीं टिक पा रहा था? मुझे क्या पता था कि तुझे कुछ भी नहीं मालूम और हवा में तीर चला रहा है, जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। तेरा यह मामला ठप, कुछ नहीं होने वाला। मेरा 500 मेरे हवाले कर। खाने पर जो खर्च हुआ छोड़ दिया और चलता बन। अच्छा खासा टाइम खराब कर दिया। सोहन लाल जगमोहन को देखकर हंसा। उसने गोली वाली सिगरेट का तगड़ा कश लिया। बोलता रहे, बोलता रहे, सोहन लाल ने लापरवाही से कहा। अबे बोलने की औलाद, तेरी अधूरी जानकारी के दम पर ना तो हम यह मालूम कर सकते हैं कि वह मालगाड़ी कौन से स्टेशन से चलेगी और कितने बजे चलेगी, उसकी रवानगी किस तरफ की है। यह तो हवा में हाथ मारकर मक्खी पकड़ने वाली बात हो गई। सोहन लाल के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। समझदार इंसान के लिए इतनी जानकारी भी बहुत है। तेरा क्या ख्याल है, मैं समझदार नहीं हूँ? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। समझदार है, बहुत समझदार है, लेकिन इस वक्त तू ठंडे दिमाग से नहीं सोच रहा। अच्छी बात है, जगमोहन ने पूर्वता लहजे में कहा। अपनी ठंडी सोच तू ही बता दे। कुछ कहने की अपेक्षा सोहन लाल ने देवराज चौहान की ओर देखा। देवराज चौहान सोच से भरी गंभीर निगाहों से सोहन लाल को ही देख रहा था। सोहन लाल ठीक कहता है जगमोहन, देवराज चौहान ने कहा। इतनी जानकारी ही हमारे लिए बहुत है। वह कैसे? मालगाड़ी का डिब्बा नंबर 6633 हमें मालूम है। उसकी रवानगी की 12 तारीख हमें मालूम है और आज 10 तारीख है। हमारे पास 2 दिन तो हैं ही, और इन 2 दिनों में हम बखूबी मालूम कर सकते हैं कि 12 तारीख को मालगाड़ी का यह डिब्बा किस गाड़ी में लगेगा और कौन से स्टेशन से रवाना होगा। इस बारे में हर जानकारी हासिल की जा सकती है। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रह गया। सोहन लाल हंसा, फिर बोला। देखा, इसे कहते हैं समझ, कुछ अकल सीख। चुप रह। जगमोहन ने घूर कर सोहन लाल को देखा, फिर देवराज चौहान से बोला। यह काफ़ी दिक्कत वाला काम है। बोगी के नंबर और रवानगी की तारीख से सब जानना मामूली सी मेहनत है और 6 करोड़ हैं। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी। अगर तुम्हें भाग दौड़ से परहेज है तो छोड़ देते हैं 6 करोड़। मुझे ऐतराज नहीं। नहीं नहीं, जगमोहन जल्दी से बोला। मैंने ऐसा कब कहा कि आया ना लाइन पर? थोबड़ा बंद रख, बीच में बड़बड़ मत किया कर। जगमोहन ने झुंझलाकर सोहन लाल को देखा। मुस्कुराता हुआ सोहन लाल गोली वाली सिगरेट का कश लेने लगा। फिर तो उस मालगाड़ी के डिब्बे के बारे में जानकारी पाने के लिए हमें तुरंत शुरू हो जाना चाहिए, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा।
यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है हम शाम तक ही पूरी जानकारी हासिल कर लें, या फिर यह 2 दिन भी कम पड़े मालूमात करने में। देवराज चौहान ने धीमे से सिर हिलाया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन सोहनलाल के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी उभरी। यदि सारी जानकारी हम पा लेते हैं, हर चीज के बारे में हमें मालूम हो जाता है, तो मालगाड़ी से माल निकालेंगे कैसे? इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। पहले मालगाड़ी के उस डिब्बे के बारे में मालूम तो कर लो। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यह काम हम तीनों को करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 दिन का वक्त है और वक्त कम भी पड़ सकता है। हमें यह जानकारी हासिल करनी है कि मालगाड़ी का डिब्बा नंबर 6633 12 तारीख को किस गाड़ी में लग रहा है और किस स्टेशन से वह गाड़ी रवाना होगी, कितने बजे होगी। जगमोहन उठ खड़ा हुआ। फिर तो यह काम अभी से हम तीनों को अलग अलग शुरू कर देना चाहिए। सोहनलाल ने मुस्कुराकर जगमोहन की ओर देखा। क्यों, अभी भी 500 वापस चाहिए? वह तो मैं लेकर ही रहूंगा। जगमोहन बुरा सा मुंह बनाकर बोला। नगद दिए थे? तूने नगद दिए होंगे, लेकिन मैंने उधार नहीं लिए थे। सोहनलाल हंसा। फ्री में लिए थे? जगमोहन भुनभुनाया। हाँ, मैंने वापसी के लिए तो नहीं कहा था कि। ठीक है, छोड़ने वाला मैं भी नहीं, जगमोहन ने कहा। लेकिन तू अपने गंदे मैले कपड़े उतार कर नए खरीद ले। इन कपड़ों में रहना ही ठीक है। सोहनलाल ने उसकी बात काट कर कहा। मालगाड़ी के उस डिब्बे के बारे में जानकारी पानी है, और मेरे ख्याल से मैले कपड़े पहनकर जल्दी यह जानकारी हासिल की जा सकती है और किसी को शक भी नहीं होगा। नए कपड़े पहनकर पूछताछ करूंगा तो। समझ गया, जगमोहन ने मुंह बनाया। तू अपनी औकात नहीं छोड़ना चाहता। कष्ट लेता हुआ सोहनलाल भी उठ खड़ा हुआ। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के गहरे भाव बिखरे हुए थे। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। देवराज चौहान सोचों से बाहर निकला और आगे बढ़कर सिगरेट को टेबल पर रखी ऐश ट्रे में मसलकर कह उठा। चलो उस मालगाड़ी के डिब्बे का पता लगाएं। वैसे एक रास्ता है, एकाएक जगमोहन कह उठा। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। सोहनलाल उस व्यक्ति के बारे में जानता है जिसने यह खबर फोन पर किसी को दी। अगर हम उसी की गर्दन पकड़ लें तो साला 2 मिनट में ही सब कुछ बक देगा। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। मतलब कि कुछ होने से पहले ही सारा मामला खत्म हो जाएगा। क्या मतलब? यह ठीक है कि वह हमें सब कुछ बता देगा, परंतु बाद में क्या वह 6 करोड़ के माल को भेजने की अपेक्षा कैंसिल नहीं कर देगा कि उसके बारे में हम जानकारी पा चुके हैं? ऐसे में उसे बांधकर या फिर अपने कब्जे में रखना भी ठीक नहीं होगा। उसके गायब होने पर उसके साथियों में न जाने क्या प्रतिक्रिया हो। जो 6 करोड़ का माल इस तरह भेज रहे हैं, वह सड़क छाप दादा तो होने से रहे। इसलिए जो भी जानकारी हासिल करो, सावधानी से करो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जगमोहन सहमति में सिर हिलाकर रह गया। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। उसका नाम क्या है जिसने फोन पर किसी से मालगाड़ी के डिब्बे में माल बुक कर देने की सूचना दी थी? मैं नहीं जानता। वह वक्त ऐसा था कि मुझे उसका नाम जानने की अपेक्षा वहां से खिसक जाने की जल्दी थी। अगर उसके हाथ लग जाता तो साले ने मुझे छोड़ना नहीं था। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान की निगाह पिछले 1 घंटे से 55 वर्षीय उस व्यक्ति पर टिकी थी जो कि रेलवे स्टेशन में सामान बुकिंग का क्लर्क था। कई क्लर्कों में से सामान बुकिंग वाला वह एक ऐसा क्लर्क था जिसके हिस्से में सामान बुक करने का काम सबसे ज्यादा आ रहा था। इस समय दोपहर के 3:30 बज रहे थे। अपने काम से किसी तरह छुटकारा पाकर अपनी जगह किसी दूसरे को बैठाकर वह करीब ही मौजूद रेलवे कैंटीन में खिसक आया था चाय पीने, या फिर दिमाग को आराम देने, या फिर पीठ सीधी करने के लिए। देवराज चौहान भी उसके पीछे पीछे कैंटीन में जा पहुंचा था। देवराज चौहान को वह व्यक्ति काम का लगा। देवराज चौहान के ख्याल से यह आदमी उसके काम का साबित हो सकता था। बहरहाल चाय लेने वाली बात थी। उस बुकिंग रेलवे क्लर्क ने चाय का ऑर्डर देकर सस्ती सी सिगरेट सुलगाई थी और थके अंदाज में कष्ट लेने लगा था।
कैंटीन में और भी टेबल कुर्सियां खाली थी, परंतु देवराज चौहान उसी क्लर्क की टेबल वाली कुर्सी पर जा बैठा। क्लर्क ने एक निगाह उस पर डाली, फिर व्यस्त हो गया। देवराज चौहान ने ध्यानपूर्वक उसे देखा। आंखों पर चश्मा चढ़ा था, सिर के छोटे छोटे बाल आधे से ज्यादा सफेद थे, चेहरे पर 2-4 झुर्रियों ने जगह बना ली थी। उसकी सूरत से ही लग रहा था कि वह जिंदगी से बेकार हो चुका है, परंतु मजबूरन उसे जीना पड़ रहा है। एकाएक देवराज चौहान मुस्कुराकर बोला, आप बुकिंग ऑफिस में क्लर्क हैं? सुनते ही उसकी उखड़ी निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। भगवान के लिए यहाँ मैं आपके किसी काम नहीं आ सकता। बुकिंग का जो काम हो वह काउंटर पर ही जाकर बात कीजिए। मुझे आराम से चाय पीने दीजिए। मुझे बुकिंग का कोई काम नहीं, मैंने कोई सामान बुक नहीं कराना। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर शांत स्वर में धीरे से कहा, मैंने तो आपको वहां देखा था, इसलिए पूछ लिया। बुरा मत मानना, इतना काम होता है कि दिमाग खराब हो जाता है। क्लर्क ने कहा, हाँ यह बात तो है, मैंने देखा था आपको कि आप कितने व्यस्त रहते हैं। कहते हुए देवराज ने सिर हिलाकर सिगरेट सुलगाई। यह काम ही ऐसा है। आपका नाम क्या है? राम प्रसाद। तभी वेटर उसकी चाय रख गया। देवराज चौहान ने उसे अपनी चाय के लिए भी ऑर्डर दिया। देवराज चौहान महसूस कर चुका था कि राम प्रसाद उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहा है। दिन भर के काम से थका वह चाय के घूंट भरे जा रहा था। रेलवे के सामान बुकिंग का क्या सिस्टम होता है? देवराज चौहान ने अपने स्वर में उत्सुकता भरकर कहा। जब भी कोई सामान बुक कराता है तो क्यों आप हाथों हाथ यह नोट कर लेते हैं कि सामान कौन सी ट्रेन या मालगाड़ी में जाएगा या फिर कौन सी बोगी में जाएगा? देवराज चौहान इस सारे सिस्टम को जानता था, परंतु राम प्रसाद से बात शुरू करने के इरादे से इस ढंग से बात करना लाजमी था। सुनकर राम प्रसाद ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ से जहाँ तक के लिए सामान जाना होता है, हम रसीद पर जगहों के बारे में लिखते हैं और सामान का ब्यौरा लिखते हैं। हमारा इतना ही काम होता है। उसके बाद इस बात को देखना कि माल को कैसे किस ट्रेन पर लादना है, यह काम डिपार्टमेंट के दूसरे लोगों का होता है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, जैसे सब समझ गया हो। यह मेन काम किसके हवाले है कि सामान को कैसे किस ट्रेन की बोगी में लादना है? तुम उसके नाम के बारे में पूछ रहे हो? हाँ। राम प्रसाद ने घूर कर देवराज चौहान की ओर देखा। क्यों? यूं ही तो कुछ भी नहीं होता जनाब। हर बात के पीछे वजह होती ही है। ठीक कह रहे हैं आप। देवराज चौहान मुस्कुराया। मेरे पास मालगाड़ी के डिब्बे का नंबर है जो कि 12 तारीख यानी कि परसों किसी ट्रेन में लगकर रवाना होगा। मुझे यह मालूम नहीं कि वह डिब्बा कौन सी ट्रेन में लगेगा और कहां से रवाना होगा। जहां जिस स्टेशन पर सामान बुक कराया गया था, इस बात के पूरे चांस हैं कि उसी स्टेशन से वह मालगाड़ी रवाना होगी। किसी खास स्थिति में ही माल दूसरे स्टेशन पर भेजकर वहां से रवाना किया जा सकता है। देखना यह होता है कि माल ने जाना कहाँ है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि माल कौन से स्टेशन से बुक कराया गया है। नहीं मालूम? राम प्रसाद ने उसे घूरा। नहीं। जाना कहाँ है? वह भी नहीं मालूम। देवराज चौहान के होठों पर बराबर मुस्कान लहरा रही थी। राम प्रसाद ने चाय का आखिरी घूंट भरा और बेचैनी से पहलू बदला। चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं। तो फिर मालगाड़ी के डिब्बे का नंबर लिए यह जानने के लिए क्यों घूम रहे हो कि वह 12 तारीख को किस डिब्बे में लगेगा और कौन से स्टेशन से रवाना होगा? जब तुम्हारा माल नहीं, तुमने माल बुक नहीं कराया, तुम्हें यह नहीं पता कि वह जाना कहाँ है, तो फिर क्यों इस लफड़े में टांग अड़ा रहे हो और ऊपर से कहते हो कि कोई चक्कर नहीं? मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। मेरी उम्र देखकर यह नहीं सोचा तुमने कि मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कहने के साथ ही वह आगे झुका और देवराज चौहान की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारी बात से मुझे जो नज़र आता है उसके हिसाब से मैं यह अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि चक्कर क्या है। क्या है? देवराज चौहान के चेहरे पर छाई मुस्कान गहरी हो गई। तभी वेटर चाय का प्याला रख गया। मालगाड़ी के जिस डिब्बे का नंबर तुम्हारे पास है उसमें अवश्य ही कीमती माल जा रहा है। देवराज मन ही मन चौंका। और तुम उस कीमती माल को खिसका लेना चाहते हो। देवराज समझ गया कि राम प्रसाद खुरापाती और घिसा हुआ इंसान है। यह जुदा बात है
कि शक्ल से तुम किसी शरीफ घराने के लगते हो। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। राम प्रसाद जी, देवराज ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी जेब में 100 के नोटों की एक गड्डी है और मुझे यह नहीं मालूम कि उसमें कितने नोट हैं। शायद एक दो कम हो। मैं चाहता हूँ उस गड्डी में मौजूद नोट आप गिने, और यह काम यहाँ नहीं हो सकता। आप घर जाकर नोट गिन लीजिएगा। जैसे मुझे यह नहीं मालूम कि गड्डी में से एक या दो नोट कम है, उसी तरह मुझे यह भी नहीं मालूम कि मालगाड़ी का डिब्बा 12 तारीख को किस स्टेशन से कौन सी ट्रेन में लगकर कहाँ के लिए रवाना होगा। गड्डी गिनकर आप मुझे बता दीजिएगा कि उसमें एक या दो कितने नोट कम है, वह मैं आपको दे दूंगा। साथ ही मालगाड़ी के उस डिब्बे के बारे में भी जानकारी दे दीजिएगा। राम प्रसाद एकटक देवराज चौहान को देखता रहा। अगर आपको यह काम करने में ऐतराज हो तो कोई बात नहीं। नोटों की गड्डी में मौजूद नोटों की गिनती मैं किसी दूसरे से करवा लूंगा। इस काम के लिए सब तैयार हो जाएंगे। देवराज चौहान के होठों के बीच मुस्कान छा गई। नोटों को गिनने जैसा बढ़िया काम कौन नहीं करना चाहेगा। राम प्रसाद ने बेचैनी से पहलू बदला। कोई भारी गड़बड़ तो नहीं? राम प्रसाद के होठों से निकला। अगर हो भी जाए तो उसमें आपका कोई वास्ता नहीं होगा राम प्रसाद जी। 2 पल खामोश रहकर राम प्रसाद ने धीमे स्वर में कहा, आप किसी से भी यह नहीं कहेंगे कि इस संबंध में आपने मुझसे कोई जानकारी ली है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल को भारी गड़बड़ हो तो मैं तुम लोगों के मामले में ना आऊँ। चिंता मत कीजिए। किस्से के किसी भी पहलू में आपका नाम तो क्या, आपकी खुशबू भी नहीं आएगी। वादा रहा? वायदा। तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? यह बात अगर आप ना जानो तो काम करने में आपको कोई हर्ज होगा? नहीं तो फिर वही बात कीजिए जो जरूरी हो। मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं। देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा, मेरा काम कीजिए और नोट गिनने शुरू कीजिए। राम प्रसाद ने पुनः पहलू बदला। सिर्फ एक बार। क्या? 2 महीने पहले मैं अपनी बेटी की शादी करके चुका हूँ। लोगों से थोड़ा बहुत लेना भी पड़ा। तो अगर नोट कुछ ज़्यादा गिनने के लिए मिल जाए तो सिर से कर्जा उतर जाएगा। मेरा काम हो जाएगा? देवराज चौहान ने राम प्रसाद की आंखों में देखा। पक्का हो जाएगा। हो सकता है वह ट्रेन मेरे द्वारा बताए गए डिब्बे का नंबर किसी दूसरे स्टेशन से, तो तुम्हें ये जानकारी मिल जाएगी कि किस स्टेशन से वह गाड़ी रवाना हो रही है जिसमें। ठीक है, तुम फौरन यह जानकारी मुझे दो। मैं तुम्हें 2 गड्डियाँ दूंगा। 20,000? राम प्रसाद के होठों से निकला। हाँ, काम जल्दी होना चाहिए। कोशिश तो यही होगी। वह गड्डी दे रहे हो तब तक कम से कम एक गड्डी के नोट तो गिन लो। गड्डी तो मैं दे देता हूँ। देवराज चौहान की आवाज़ में हल्की सी सख्ती आ गई। लेकिन किसी भी स्थिति में तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने की चेष्टा की तो मैं गड्डी वापस नहीं लूँगा, तुम्हारी जान लूँगा। तुम इतनी भयानक भयानक बातें ना करो। एक गड्डी मेरे हवाले करो, दूसरी तैयार रखो। मेरी पूरी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी तुम्हारी जानकारी तुम्हारे हवाले करूं। राम प्रसाद के होठों पर मुस्कान उभरी। देवराज चौहान ने जेब से 10,000 की गड्डी निकाली, जो कि फौरन ही राम प्रसाद के कपड़ों में जा घुसी। मालगाड़ी के डिब्बे का नंबर क्या है? राम प्रसाद ने पुनः एक सस्ती सी सिगरेट सुलगाई। 6633। 12 तारीख को यह डिब्बा इसी शहर के किसी स्टेशन से मालगाड़ी में लगा रवाना होगा। ठीक है। राम प्रसाद ने सिर हिलाया। तुम मुझे कहाँ मिलोगे? तुम अपना काम करो, तुमसे मिलना अब मेरा काम है, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। राम प्रसाद ने अपना काम शुरू किया। कैंटीन से निकलकर वह वापस अपने ऑफिस पहुंचा। अब सीट पर बैठकर काम करने का मन नहीं हो रहा था। जेब में पहुंच चुकी 10,000 की गड्डी उसी सुई की भांति इसलिए चुभ रही थी कि वह एक थी और दूसरी भी मिल जानी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 का नुकसान हुआ पड़ा हो और उस नुकसान को वह जल्दी ही पूरा कर लेना चाहता था। 6633 नंबर मालगाड़ी का डिब्बा परसों किस गाड़ी में लगकर किस स्टेशन से कहाँ के लिए रवाना होता है, यह जानना राम प्रसाद के लिए कोई बड़ा काम नहीं था। राम प्रसाद अपनी सीट पर पहुंचा, जहां वह किसी को बिठा आया था। सामने ही काउंटर के ऊपर लोहे की जाली लगी हुई थी। बातें करने के लिए बीच में खिड़की थी। दूसरी तरफ लोगों की भीड़ थी।
ट्रेनों के आने जाने की तीव्र आवाजें और लोगों का शोर कानों में पड़ रहा था। राम प्रसाद के लिए यह तो रोज का काम था। दिन भर लोगों का शोर और धड़धड़ाती ट्रेनों की आवाज सुनने का तो वह सालों से आदी हो चुका था। अपनी सीट पर बैठे व्यक्ति से राम प्रसाद ने कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम आधा घंटा और बैठो, मैं कुछ आराम कर लूं। आज तो मुझे जल्दी जाना है। राम प्रसाद, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी का जन्मदिन है, याद है मुझे, लेकिन मेरे लिए तुम थोड़ी सी देर नहीं रुक सकते? कभी कभार ही तो मेरी तबीयत ढीली होती है। काम में व्यस्त रसीद काटता वह कह उठा, आप मेरी बीवी को नहीं जानते, जानते होते तो ऐसा नहीं कहते। वह औरत कम और चुड़ैल ज़्यादा है। उसके जन्मदिन पर मैं लेट कर पहुंचा तो अगले जन्मदिन तक मुझे बहुत भुगतना पड़ेगा। वह, छोड़ो इन बातों को, बीवी को आज तुम तोहफा भी तो दोगे। राम प्रसाद ने उसकी बात काटी। हाँ, उसने गहरी सांस ली। देना तो है, लेकिन थोड़ी सी तनख्वाह में खर्चा तो चलता नहीं, फिर तोहफा? चिंता मत कर, मैं तुम्हें 200 दूंगा। 200? उसने राम प्रसाद को देखा। हाँ, वापस भी नहीं लूँगा, अपनी खुशी से दे रहा हूँ। तोहफे के लिए जो पैसे तुम्हारे पास हैं उसमें वह 200 मिलाकर अपनी उस चुड़ैल बीवी के लिए बढ़िया तोहफा ले जाना। राम प्रसाद के होठों पर मुस्कान उभरी। वह भी मुस्कुराया। घंटा भर के लिए मेरी सीट संभाल लो, मैं आराम कर लूँ, कहकर राम प्रसाद ने उसका कंधा थपथपाया और पलटकर बाहर निकल गया। राम प्रसाद जल्दी से 6633 नंबर के मालगाड़ी के डिब्बे के बारे में जानकारी लेना चाहता था। वह डिब्बा अगर इस स्टेशन से ही परसों रवाना होना था तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा। नहीं तो दूसरे स्टेशनों पर मौजूद अपनी पहचान वाले आदमियों को फ़ोन करके इस बाबत पूछना पड़ेगा और इस काम में वक्त भी लग सकता था। राम प्रसाद अपने ही डिपार्टमेंट के दूसरे हिस्से में पहुंचा, जहां सामान की बुकिंग का इंतजाम किया जाता था, पूरा हिसाब रखा जाता था। यह सारा काम राहुल मेहरा के जिम्मे था। रिकॉर्ड उसके पास रहता था। राहुल मेहरा से उसकी खासी वाकिफियत थी, परंतु इस समय वह अपनी सीट पर मौजूद नहीं था। टेबल पर कुछ फाइलें मौजूद थी और सीट के पीछे रैक में फाइल का ढेर लगा हुआ था। यह काफ़ी बड़ा हॉल था। स्टाफ के लोग अपने काम में व्यस्त थे। शोर हो रहा था। बाहरी लोग भी अपना काम करवाने के लिए भीतर मंडरा रहे थे। राम प्रसाद ने 2 पल के लिए सोचा, फिर टेबल पर मौजूद रिकॉर्ड की फाइलों को चेक करने लगा। फाइलों में यह दर्ज नहीं था कि कौन सा माल, किस कंपनी का माल, कौन सी तारीख को, किस ट्रेन की बोगी पर भेजा गया है या भेजा जाने वाला है। मालगाड़ियों वाली फाइलों का रिकॉर्ड अलग था। राम प्रसाद उन्हीं फाइलों को चेक करने लगा। निगाहें ट्रेन के डिब्बों के नंबरों पर जा रही थी। 6633 डिब्बा नंबर की तलाश थी उसे। राम प्रसाद के सामने सबसे बड़ी दिक्कत तो यह आ रही थी कि उसे यह नहीं मालूम था कि माल कौन सी तारीख का बुक कराया गया है। अगर तारीख के बारे में मालूम होता तो यह बात वह फौरन जान लेता कि माल यहाँ बुक हुआ है या किसी और स्टेशन पर। वह आधा घंटा व्यस्त रहा, परंतु कहीं भी रिकॉर्ड में उसे 6633 नंबर का डिब्बा नजर नहीं आया। राम प्रसाद के हाथ 12 तारीख को रवाना होने वाली मालगाड़ी की फाइल लग गई। उसने जल्दी से सारी फाइल चेक कर ली, परंतु 6633 नंबर का डिब्बा यानी कि इस नंबर के डिब्बे का जिक्र कहीं भी नहीं था। राम प्रसाद मायूस हो गया। उसे लगा कि अब दूसरे स्टेशनों से जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। काफ़ी वक्त लगेगा, भटकना भी पड़ सकता है, लेकिन 20,000 का सवाल था, काम तो पूरा करना ही था। राम प्रसाद वहां से हटने की सोच ही रहा था कि राहुल मेहरा वहां पहुंचा। हाथ में कुछ फाइलें थाम रखी थी। वह 40 बरस का स्वस्थ व्यक्ति था। क्या हो रहा है राम प्रसाद? अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ राहुल मेहरा मुस्कुराकर बोला। कुछ नहीं। राम प्रसाद फाइल बंद करते हुए टेबल पर रखकर गहरी सांस लेते हुए कह उठा। सीट पर बैठे बैठे अकड़ गई तो शर्मा को बिठाकर पीठ सीधी करने के लिए आ गया। चाय तो मंगवाओ। 2 घंटे से चपरासी गायब है, खिसक गया होगा कहीं। राहुल मेहरा हंसकर कह उठा। 12 तारीख को जो माल भेजा जा रहा है उसका काम सारा पूरा हो गया? राम प्रसाद ने मुस्कुराते हुए पूछा। 12 तो परसों है, कल होगा उसका सारा काम पूरा। 12 को कोई मालगाड़ी भी लगाई है
या दूसरी गाड़ियों में ही माल भेजा जा रहा है? मालगाड़ी लगाई है। 12 को जो मालगाड़ी लगाई जा रही है उसकी फाइल दिखाना, राम प्रसाद ने कहा। आपको फाइल देखने की क्या जरूरत पड़ गई? राहुल मेहरा हंसा। सिर्फ यह देखना है कि 6633 नंबर का डिब्बा उस मालगाड़ी में है या नहीं। 6633? राहुल मेहरा बड़बड़ाया। हाँ, राहुल मेहरा जो फाइलें हाथ में ही थामे लाया था उन्हीं में से एक फाइल निकालकर उसे खोला और चेक करने लगा। 2 मिनट बाद ही सिर उठाकर उसने राम प्रसाद को देखा। हाँ, 12 तारीख को रवाना होने वाली मालगाड़ी में 6633 नंबर का भी डिब्बा है। राम प्रसाद की आंखों में तीव्र चमक उजागर हो गई। राहुल मेहरा की एकटक निगाह राम प्रसाद पर थी। राम प्रसाद के चेहरे पर उभरे राहत के भावों को मेहरा ने स्पष्ट तौर पर पहचाना। राहुल मेहरा मुस्कुराकर बोला, यह पूछताछ किस लिए राम प्रसाद जी? यूं ही किसी ने पूछ लिया था कि 12 तारीख को वह बोगी किस स्टेशन में किस गाड़ी में लगकर जा रही है। राम प्रसाद के होठों से निकल गया, कब रवाना होगी यह मालगाड़ी स्टेशन से? यह राहुल मेहरा ने फाइल पर निगाह मारी। शाम को 3:30 बजे। राम प्रसाद ने सिर हिलाया। किसने पूछा था? है कोई, तुम उसे नहीं जानते। क्यों पूछ रहा था वह? उसका माल भी इस बोगी में है शायद, इसलिए। उसे कैसे मालूम हो गया कि उसका माल 6633 नंबर के डिब्बे में है, जबकि यह सारा काम तो मैं ही सेट करता हूँ और मेरे से तो आकर किसी ने इस बारे में नहीं पूछा। अब मैं क्या कह सकता हूँ? राम प्रसाद ने लापरवाही से कहा। चलता हूँ, चाय तो आज तुम पिलाने से रहे, फिर सही। शर्मा मेरी जान को रो रहा होगा, आज उसकी बीवी का जन्मदिन है। कह रहा था जल्दी घर पहुँचना है और मैं उसे अपनी सीट पर फंसा आया हूँ। कहने के साथ ही राम प्रसाद पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मनी मन वह बेहद खुश था कि बिना किसी मेहनत के आसानी से सारा काम निपट गया। बैठे बैठे 20,000 जेब में आ गए। राम प्रसाद चला गया, परंतु राहुल मेहरा की दिमागी घंटी को खड़का गया। यूं तो खड़कने वाली खास बात नहीं थी। जानकारी राम प्रसाद ने उससे हासिल की थी, परंतु खड़कने की वजह भी सिर्फ राहुल मेहरा के पास थी, और वह वजह थी जयंत राव लालवानी। जयंत राव लालवानी इस वक्त अंडरवर्ल्ड की उस हस्ती का नाम था जिसकी दहशत बड़े बड़े दादा मानते थे। अंडरवर्ल्ड किंग था जयंत राव लालवानी, और जयंत राव लालवानी का 2 नंबर का माल दूसरे शहरों में भेजने का ठीक ठाक प्रबंध वही करता था। बदले में मोटी रकम उसे मिलती थी, और इस बार भी वॉशिंग पाउडर की आड़ में करोड़ों का माल वह शहर से बाहर भेज रहा था, और वह माल 6633 नंबर के मालगाड़ी के उस डिब्बे में था जिसके बारे में राम प्रसाद पूछताछ कर रहा था। राम प्रसाद के मुताबिक कोई उससे 6633 नंबर के मालगाड़ी के उस डिब्बे के बारे में पूछताछ कर रहा था कि यह डिब्बा कौन सी गाड़ी में लगकर रवाना होने वाला है। राहुल मेहरा किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर माल को कुछ हुआ तो जयंत राव लालवानी जैसे दरिंदे का कहर उस पर भी गिर सकता था। उसे शक के दायरे में लेकर उसकी जान भी ले सकता था। बात बेशक कुछ भी ना हो, परंतु वह अपनी पोजीशन पहले से ही साफ कर लेना चाहता था। मिनट भर सोचने के बाद मेहरा ने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। तीसरी बार नंबर मिला। हेलो। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाते ही आवाज़ आई। हेलो। राहुल मेहरा बोला। मैं राहुल मेहरा बोल रहा हूँ, स्टेशन के बुकिंग क्लर्क डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। फ़ोन कहाँ से किया है तुमने? आने वाले स्वर में उखड़ापन था। राहुल मेहरा कुछ क्षण के लिए खामोश हो गया। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। राहुल मेहरा अचकचाया, चेहरे पर खींच के भाव उभरे। उसने पुनः नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाने पर मेहरा जरा सा तीखे स्वर में बोला, रिसीवर क्यों रखा? हम का तेरे बाप के नौकर हैं जो रिसीवर पकड़े रहें? विष्णु प्रताप से मेरी बात कराओ। राहुल मेहरा का स्वर उखड़ गया। विष्णु प्रताप से तुम्हारी बात? रेलवे में बुकिंग करने वाले से? क्यों? अपनी खोपड़ी दुरुस्त कर। इस बार स्वर में खूंखारता के भाव उभरे। अगर दोबारा फोन किया तो अभी तेरी खोपड़ी फोड़ने के लिए 2-4 को भेजता हूँ। तू जहाँ भी है वहाँ ढूंढ लेंगे तुझे। राहुल मेहरा के दांत खिंच गए। मतलब कि तू मेरी बात विष्णु प्रताप से नहीं कराएगा? जानता है विष्णु प्रताप क्या है, उसकी हस्ती क्या है? हाँ,
वह जयंतराव लालवानी का दायां हाथ है और इतना खतरनाक है कि अगर वह अभी तेरे सामने आ जाए तो तेरा सब कुछ हिल जाएगा और तू टांगों पर सीधा खड़ा हो जाएगा। ठीक कहा। अब यह बता, ऐसे आदमी से तेरा क्या वास्ता? अगर मैंने उस तक मैसेज पहुंचाया कि तू उससे बात करना चाहता है तो वह मेरी खोपड़ी उड़ा देगा कि यह सूचना देकर मैंने उसका वक्त बर्बाद किया। ऐसा नहीं करेगा वह। क्यों, तू उसका सगा भाई है? नहीं, दोस्त है, पड़ोसी है, या फिर? मैं उसका कुछ भी नहीं हूँ, राहुल मेहरा खींचे स्वर में कह उठा। जैसे तू उसके लिए काम करता है वैसे ही मैं उसके लिए काम करता हूँ। इस समय उसका करोड़ों का माल मेरी देखरेख में है। अगर विष्णु प्रताप से मेरी बात नहीं हुई तो वह करोड़ों शायद खतरे में पड़ सकते हैं, और ऐसा हुआ तो वह जिम्मेवारी तुम पर होगी, क्योंकि मेरे जोर देने पर भी तुमने उससे मेरी बात नहीं कराई। पल भर के लिए लाइन पर खामोशी छाई रही। सुन रहे हो? झूठ तो नहीं कह रहा तू? कहीं विष्णु प्रताप से तू मुझे झाड़ पड़वा दे कि? मैं सच कह रहा हूँ, अगर झूठ हुआ तो तू बचने वाला नहीं। विष्णु प्रताप को मेरा नाम बता देना, वह मुझे फ़ोन कर लेगा। मैं देखता हूँ वह कहाँ है, ढूंढने में वक्त लग सकता है, यह तुम जानो। कहने के साथ ही राहुल मेहरा ने रिसीवर रख दिया। आधे घंटे बाद फ़ोन की घंटी बजी। वह आने वाला फ़ोन विष्णु प्रताप का ही था। क्या बात है मेहरा? विष्णु प्रताप का सपाट स्वर उसके कानों में पड़ा। जनाब, मेहरा फौरन संभले स्वर में बोला। हमारे ही डिपार्टमेंट का बुकिंग क्लर्क राम प्रसाद कुछ देर पहले खास तौर से मालगाड़ी के उस डिब्बे का नंबर लेकर यह जानने की चेष्टा कर रहा था कि वह डिब्बा कौन सी मालगाड़ी में लगेगा और वह कहां से रवाना होगी। उसी नंबर के डिब्बे में वह प्लास्टिक की 6 बोरियां जा रही हैं। आप समझ रहे हैं ना? तुमने उस राम प्रसाद से इस बाबत पूछा कि वह क्यों पूछ रहा है? वह कहता है किसी ने उसे यह मालूम करने के लिए कहा है। किसने? कहता है उसे वह नहीं जानता। लाइन पर खामोशी रही। आप कहें तो माल को किसी और डिब्बे में ट्रांसफ़र करा दूं? अभी ज़रूरत नहीं। माल के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। किसी को बेवजह शक भी हो सकता है। राम प्रसाद कहाँ रहता है? उसके घर का पता? अभी तो वह अपने ऑफिस में ड्यूटी पर है। कहने के साथ ही मेहरा ने राम प्रसाद के घर का पता बताया। ठीक है, अगर मेरा फ़ोन नहीं आए तो माल जैसे जा रहा है वैसे ही जाने देना। जी, कुछ चेंज करना हुआ तो तुम्हें वक्त से सूचित कर दूंगा। तुम्हारे मुंह से तो उस माल के बारे में कुछ नहीं निकल गया, और किसी को मालूम हो? 5 साल हो गए आप लोगों की सेवा करते हुए, राहुल मेहरा ने सतर्क स्वर में कहा। जब आज तक ऐसी गलती नहीं हुई तो अब कैसे हो सकती है? मेरे लिए तो इन बोरियों में वॉशिंग पाउडर ही है। ठीक है, तुम मस्त रहो। राम प्रसाद से कोई बात नहीं करना, हम देख लेंगे। कहने के साथ ही दूसरी तरफ से विष्णु प्रताप ने रिसीवर रख दिया। राहुल मेहरा ने गहरी सांस ली और रिसीवर रख दिया। उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। वह जानता था कि बेहद खतरनाक लोगों के लिए काम कर रहा है, और जरा सी गलती होने पर वे उसकी जान लेने से पीछे नहीं रहेंगे, परंतु इनके लिए काम करने पर मजबूर था। आखिर वह लोग काम के बदले बहुत मोटी दौलत उसे देते हैं, और उसका काम सिर्फ इतना ही तो होता है कि उनके माल को इस ढंग से ऐसे डिब्बे में रवाना करना है कि वह सुरक्षित मंजिल तक जा सके। और मेहरा हर बार उनके माल को भेजने की बढ़िया सेटिंग कर देता था। कभी कोई दिक्कत नहीं आई थी। 5 सालों में आज पहली बार राम प्रसाद वाली मामूली सी अड़चन आई थी, जिसके बारे में राहुल मेहरा का जाती तौर पर यही सवाल था कि बात कुछ भी नहीं है। फिर भी उसने विष्णु प्रताप को बता देना जरूरी समझा था। राहुल मेहरा से बात करने के बाद राम प्रसाद अपनी सीट की तरफ जाने की अपेक्षा बाहर की तरफ गया। बाहर पहुंचकर उसकी निगाहें देवराज चौहान को तलाश कर रही थी कि शायद वह नजर आ जाए, परंतु वह उसे कहीं भी नजर नहीं आया। जबकि राम प्रसाद चाहता था कि डिब्बे के बारे में जानकारी देकर दूसरा 10,000 भी उसकी जेब में आ पहुंचे। देवराज चौहान को न पाकर राम प्रसाद वापस पलटने लगा तो बाईं तरफ से देवराज चौहान को अपनी तरफ पड़ते देखा। राम प्रसाद का चेहरा खिल उठा। देवराज चौहान के पास पहुंचते ही राम प्रसाद उसे एक कोने में ले गया। उसका चेहरा देखकर देवराज चौहान समझ गया कि काम हो गया है।
10 की दूसरी गड्डी लेने तुमने जाना है या ले आए हो? राम प्रसाद ने बेचैनी से पूछा। ना तो जाना है और ना ही गया था। देवराज चौहान मुस्कुराया। वह पहले से ही मेरी जेब पे है। मुझे दो, तुम्हारा काम हो गया है। राम प्रसाद ने आतुरता से कहा। वह तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही लग रहा है। गड्डी दो। बिना कुछ कहे देवराज चौहान ने 10,000 की गड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई तो वह गड्डी फौरन ही राम प्रसाद के कपड़ों में गुम हो गई। 6633 नंबर का मालगाड़ी का डिब्बा इसी स्टेशन से परसों मालगाड़ी में लगकर शाम 3:30 बजे यहाँ से चलेगा। बस यही जानना चाहते थे ना तुम? खबर पक्की है? पक्की से भी पक्की। रिकॉर्ड देख कर आया हूँ। परसों 3:30 बजे यह मालगाड़ी यहाँ से रवाना होगी। देवराज ने उसके ही शब्द दोहराए। जिसमें मालगाड़ी का 6633 नंबर का भी डिब्बा होगा? हाँ। स्टेशन के कौन से प्लेटफॉर्म से यह मालगाड़ी रवाना होगी? यह कोई सुपरफास्ट गाड़ी तो है नहीं कि जिसका प्लेटफॉर्म पहले से ही तय हो। मालगाड़ी है। उस वक्त जो भी जगह खाली होगी वहां उसे लगा देंगे। तुम 2-4 घंटे पहले आकर किसी से मालूम कर लेना। तब तक तो तय हो चुका होगा। लेकिन इतनी सी बात जानने के लिए मेरे पास मत आना। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर आसपास देखा। इस बारे में किसी से बात मत करना। मेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? जो कभी कभी हो जाता है, इसलिए कह रहा हूँ। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। अगर तुमने अपने मुंह से कुछ निकाला तो तुम्हारी खैर नहीं। समझ जाओ मेरी बात को। मैं समझाया ही हूँ। इस बारे में फिक्र मत करो। फिक्र मुझे नहीं, तुम्हें करनी है। देवराज चौहान का स्वर बेहद सख्त हो गया। राम प्रसाद हड़बड़ा उठा। मेरा यकीन करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और अगर तुम्हारी दी हुई जानकारी गलत निकली तो मैं 20,000 वापस नहीं लूँगा, तुम्हारी जान लूँगा। यार, मैंने पहले भी कहा था, ऐसी भयानक बातें मत करो। मैंने तुम्हें जो भी जानकारी दी है वह पूरी तरह सच और सही है। जो मर्जी करो, बस इतना ध्यान रखना कि कहीं पर भी मेरा नाम नहीं आए। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। राम प्रसाद को घूरते हुए पलटा और एक तरफ पड़ गया। अन्य दिनों की अपेक्षा राम प्रसाद आज आधा घंटे पहले ही अपने ऑफिस से खिसक कर बाहर आ गया था। उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह वास्तव में खुद को हवा में उड़ता महसूस कर रहा था। एक ही झटके में उसने 20,000 झाड़ लिए थे। इस समय उसकी सोचों के हिसाब से देवराज चौहान उसे महामूर्ख लग रहा था, जो मामूली सी बात मालूम करने के लिए 20,000 दे गया, जबकि 1,000 रुपए में भी वह यह बात मालूम करके उसे बता सकता था। सबसे ज्यादा मजा तो उसे इस बात का आ रहा था कि 10 के ऊपर 10 और झाड़ लिए, यह कहकर कि लड़की की शादी पर उसने उधार लिया था, वह चुकता हो जाएगा। जबकि उसकी बेटी थी ही नहीं तो शादी करने का सवाल कहाँ से पैदा होता था? उसकी तो कोई औलाद ही नहीं थी। उसने 100 की दोनों गड्डियां पैंट में फंसा रखी थी। स्टेशन से बाहर आकर शान भरी निगाहों से वह सड़क पर से गुजर रहे भरे पूरे ट्रैफिक को देखने लगा। इस समय वह खुद को राजा समझ रहा था। वह हर रोज बस में धक्के खाता घर जाता था। आज उसने ऑटो पर घर जाने की सोची, परंतु बाहर आते ही विचार बदल गया। टैक्सी का बन गया कि टैक्सी से घर जाएगा। 20,000 मुफ्त के उसे नचाए जा रहे थे। राम प्रसाद टैक्सी स्टैंड की तरफ पलटने जा रहा था कि उसी समय सामने से आ रही मारुति वैन भीड़ में से निकली। उसके करीब पहुंचकर रुकी। वैन का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उसमें से एक हाथ बाहर आया और राम प्रसाद की कलाई पर आ टिका। इससे पहले कि राम प्रसाद को समझ पाता, उसकी कलाई को तीव्र झटका लगा। राम प्रसाद उछलकर वैन में जा गिरा। थोड़ी सी टांगे बाहर रह गई, जिन्हें वैन वालों ने खींचकर भीतर किया और दरवाजा बंद कर लिया। तब तक वैन आगे बढ़ चुकी थी। यह सब कई लोगों ने देखा, परंतु बोलता कौन? देखने वालों के लिए जैसे यह मामूली बात थी। राम प्रसाद की भीतर की सांस भीतर और बाहर की बाहर थी। वह मरों की तरह वैन के फर्श पर पड़ा रहा। 2 जोड़ी जूते उसकी पीठ पर आ टिके थे। वह पेट के बल वैन के फर्श पर पड़ा था। वैन तेजी से दौड़े जा रही थी। राम प्रसाद ने किसी प्रकार खुद को संभाला और सीधा होना चाहा। चुपचाप पड़ा रहे। खा जाने वाली गुर्राहट उसके कानों में पड़ी। आवाज में भयंकर भाव महसूस करके राम प्रसाद का गला खुश्क हो गया।
कि कौन हो तुम लोग? मेरे साथ यह सब क्यों कर? उसकी बात पूरी होने से पहले ही पीठ पर मौजूद जूता वेग के साथ उसकी पीठ पर पड़ा। राम प्रसाद के होठों से चीख निकल गई। वह तड़पा। तेरे को थोबड़ा बंद रखने को बोला, उसके बाद भी माना नहीं, फिर बोलता है। इतने में ही राम प्रसाद जैसा आदमी पस्त हो गया था। वह कोई दादा मवाली तो था नहीं, रेलवे में क्लर्क था। मार धाड़ के मामलों से कोसों दूर। वह उसी प्रकार पड़ा रहा। मन ही मन भगवान का नाम लेता रहा कि यह जो भी मुसीबत सिर पर आई है वह चली जाए। 20,000 का भूत तो कभी का उसकी खोपड़ी से भाग चुका था। 10 मिनट बाद वैन रुकी। राम प्रसाद ने महसूस किया कि यहाँ पर पहले जैसा ट्रैफिक या शोर शराबा नहीं है। यदा कदा ही किसी वाहन के गुजरने की आवाज सुनाई दे जाती थी। वैन का इंजन बंद हो गया। राम प्रसाद की पीठ से जूते वाले पैर हटे और उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर उसे उठाकर बिठाया। राम प्रसाद गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वैन में अंधेरा था, परंतु बाहर से स्ट्रीट लाइट की रोशनी इतनी भीतर आ रही थी कि वह भीतर के थोड़े बहुत हालात जान सके। एक ड्राइविंग सीट पर बैठा था और 2 उसके करीब। सब खतरनाक ही लगे उसे। कैसा लग रहा है? एक ने खतरनाक स्वर में पूछा। जवाब में राम प्रसाद के होठ हिल कर रह गए। साला चूहा, दूसरे ने कड़वे स्वर में कहते हुए सिगरेट सुलगाई। दिल्ली से 2 पल के लिए वैन में रोशनी हो गई। फिर पहले जैसा ही माहौल हो गया। 66-33 बोगी के बारे में क्या पूछता फिर रहा था? आवाज उसके कानों में पड़ी। राम प्रसाद का माथा ठनका। तो यह मामला है। राम प्रसाद सतर्क हुआ। मन ही मन संभला। जाने क्यों उसे लगा कि 20,000 देने वाला बेवकूफ नहीं था, बल्कि वही बेवकूफ था जिसने 20 दिए। मां मर गई तेरी, बोलता क्यों नहीं? जवाब दे। साथ ही जोरदार चांटा उसके गाल पर पड़ा। वो किसी ने पूछा था। किसने? मैं उसका नाम नहीं जानता। पूछने पर भी उसने नाम नहीं बताया। कैसा था वह? ऊंचा, लंबा, फिल्मी हीरो की तरह खूबसूरत। क्या कहा उसने तेरे से? कहता था कि मालूम करके उसे बताऊं कि मालगाड़ी का डिब्बा नंबर 6633 कब, कहां, किस गाड़ी में लग रहा है और गाड़ी कब लग रही है। बदले में 20,000 दे रहा था, इसलिए मैंने उसकी बात मानी। तो मालूम किया? हाँ, राम प्रसाद फंसे स्वर में बोला। जब उसे बताया तो वह क्या बोला? राम प्रसाद जल्दी से कह उठा। उसे बताया ही कहाँ? कहता था वह उसका बाहर ही इंतजार करेगा। जब मैं मालूम करके बाहर निकला तो वह कहीं भी नजर नहीं आया। मैं वापस चला गया, अब निकला हूँ। उसके बाद ही आप लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो? हमने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? खतरनाक स्वर में कहा गया। तो तूने उसको कुछ नहीं बताया? नहीं कहा तो उसके बाद वह मिला ही नहीं, तो बताता कैसे? मतलब कि तुझे 20,000 भी नहीं मिला, जो बताने के बदले में उसने तुम्हें देना था। राम प्रसाद की जान सूखी, यह सोचकर कि कहीं 20,000 भी न निकल जाए। नहीं, राम प्रसाद के होठों से निकला। सुन, अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो उस 20,000 को सिरे से भूल जा। भूल गया। राम प्रसाद ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। वह आए तो उसे कहना, इस नंबर की बोगी मालगाड़ी में नहीं लगाई जा रही। ठीक है, यही कहूँगा। राम प्रसाद को जान बचती महसूस होने लगी। 20 के लालच में मत आना। उसे 20 नहीं, अपनी मौत समझना। ठीक, और इस बात का ध्यान रखना कि हम हर समय तेरे सिर पर सवार हैं। हमारी नज़र तेरे पर है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम लोगों ने कहा है मैं वही करूँगा। उसने बताया कि 6633 नंबर वाली बोगी के बारे में क्यों पूछताछ कर रहा है? पूछा था मैंने, लेकिन उसने नहीं बताया। अब हमने जो कहा वह तेरी खोपड़ी में घुसा? हाँ, सब समझ गया मैं। राम प्रसाद के इन शब्दों के साथ ही एक ने उसे धक्का दिया। वह लड़खड़ाया। उसका कंधा वैन के खुले दरवाजे से टकराया, फिर बाहर जा गिरा। अगले ही पल वैन वहां से जाने के लिए स्टार्ट हुई और फिर स्टार्ट होते ही वैन का इंजन पुनः बंद कर दिया गया। कारण था, वैन के बाहर गिरते ही राम प्रसाद के कपड़ों के बीच में से 100 की गड्डी निकलकर सड़क पर आ गिरी थी। राम प्रसाद सख्ते किसी हालत में रह गया था। इसी के साथ वैन के भीतर से एक बाहर निकला। राम प्रसाद ने खौफपूर्ण निगाहों से पहली बार उसे ध्यानपूर्वक देखा। क्रूर चेहरे वाला ठिगना सा इंसान था वह।
क्लीन शेव चेहरा, आंखों में वहशी भाव चमक रहे थे। नीचे झुककर उसने 100 के नोटों की गड्डी उठाई। यह क्या है? उसने सर्द लहजे में पूछा। यह उसने एडवांस दिया था, राम प्रसाद कांपते स्वर में बोला। एडवांस? राम प्रसाद के होठों से कुछ नहीं निकला। खड़ा हो। कांपती टांगों से राम प्रसाद किसी प्रकार खड़ा हुआ। ठिगने ने तलाशी लेकर दूसरी गड्डी भी बरामद कर ली। राम प्रसाद को काटो तो खून नहीं। ठिगने की आंखों में मौत के भाव नाच उठे। तो उसने तुझे 20,000 दिया और तूने 66-33 नंबर वाली बोगी के बारे में उसे जानकारी दी। यह ठीक है कि उसने मुझे 20,000 रुपया दिया, लेकिन 66-33 के बारे में मैंने उसे कोई जानकारी नहीं दी। अब मैं तुम लोगों की बात मानूंगा, उसे कुछ नहीं बताऊंगा। और 20,000 वापस? हमारे पूछने पर तूने झूठ क्यों बोला कि उसने 20,000 नहीं दिए? राम प्रसाद ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। उसके हाथ पांव भय से ठंडे पड़े हुए थे, इस डर से कि कहीं यह 20,000 तुम लोग न ले लो। ठिगने ने वैन के भीतर देखा। इसने उस इंसान को 66-33 के बारे में जानकारी दी हुई भी हो सकती है और नहीं भी। 50-50 का चांस है। अब सीधे सीधे इसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो 20,000 दे गया है वह अपनी पसंद की जानकारी भी ले गया होगा। अगर नहीं ले गया होगा तो ले जाएगा, छोड़ने वाला नहीं। 2 पल के लिए वहां मौत से भरा सन्नाटा छा गया। इसे खत्म कर दो, इसका मरना ही हमारे लिए ठीक रहेगा, वैन ड्राइवर बोला। मेरा भी यही ख्याल था, कहकर ठिगने ने जेब में हाथ डाला। नहीं, राम प्रसाद चीखा, मुझे मत मारो। मैंने उसे कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगा। मैंने जो कहा है सच कहा है। मैं तो तभी कान फाड़ देने वाला तेज धमाका हुआ और रिवॉल्वर की गोली राम प्रसाद के मुंह में जा घुसी। उसका मुंह और आंखें खुली रह गई। फटी आंखों में अपनी मौत के अविश्वास भरे भाव लिए वह पीठ के बल नीचे जा गिरा। सड़क खून से गीली होने लगी। नोटों की गड्डियां हाथ में पकड़े ठिगना वापस वैन में प्रवेश कर गया। वैन तेजी से आगे बढ़ गई और वैन का दरवाजा भी बंद होता चला गया। बहुत कम लोगों ने यह सब देखा और देखने वालों ने भी इस तरह मुंह घुमा लिया था कि जैसे कुछ भी नहीं देखा। देवराज चौहान जब बंगले पर पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। जगमोहन और सोहन लाल वहां मौजूद थे। दोनों की वापसी पिछले 1 घंटे के दरमियान ही हुई थी। उनके चेहरों को देखकर ही देवराज चौहान समझ गया था कि दोनों में से किसी को भी सफलता नहीं मिली है। कुछ हुआ? हाँ, मतलब कि 66-33 नंबर के मालगाड़ी के डिब्बे के बारे में पता चल गया। जगमोहन की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। मालूम हो गया ना? हाँ। देवराज चौहान ने जगमोहन की बेचैनी देखी तो मुस्कुरा पड़ा। मुझे तो पहले ही मालूम था। सोहन लाल अपने शब्दों पर जोर देकर सिर हिलाते हुए कह उठा। अपना देवराज चौहान हर हाल में सफल होकर ही लौटेगा। और चुप रह। जगमोहन ने तीखी निगाहों से उसे देखा। घटिया तरीके की मक्खनबाजी मत लगाया कर। साले को जैसे सब कुछ पहले से ही मालूम है। सोहन लाल हंसा और गोली वाली सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। कहाँ से जाएगी मालगाड़ी जिसमें 66-33 नंबर वाला डिब्बा भी होगा? देवराज चौहान ने बताया। वाह, फिर तो हो गया काम। सोहन लाल दांत फाड़कर हंसा। कितने बजे रवाना होगी? शाम को 3:30 बजे। लेकिन अभी हमारे सामने कई बातें हैं, कई अड़चने हैं। सोहन लाल के मुताबिक प्लास्टिक की 6 बोरियों में वॉशिंग पाउडर की आड़ में 6 करोड़ का माल है और उन 6 बोरियों पर निशानी के तौर पर काले रंग का क्रॉस लगा रखा है। हाँ, सोहन लाल ने गर्दन हिलाई। लेकिन माल किस शेप में है? बोरियों में 6 करोड़ का कैसा माल है, हमें नहीं मालूम। उसको गाड़ी से हमने कैसे निकालना है, हमें नहीं पता। गाड़ी ने जाना कहाँ है और उन 6 प्लास्टिक की बोरियों को कहाँ उतारा जाना है, नहीं पता। यानी कि सारा मामला अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, यह बात तो है। सोहन लाल ने सिर हिलाया। जगमोहन सोच भरे स्वर में कह उठा। और हमारे पास कल का दिन और परसों का आधा दिन है। हाँ, इतना वक्त हमारे लिए काफ़ी है। इतने वक्त में इससे डबल काम किया जा सकता है। देवराज चौहान ने कश लेकर कहा। वक्त से पहले ही सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन ट्रेन के डिब्बे से माल निकालेंगे कैसे? जगमोहन ने पूछा। अभी कुछ नहीं कह सकता।
इसके लिए तो कल ही कोई योजना तैयार हो सकेगी। कल मैं फिर स्टेशन जाऊंगा और 6633 नंबर वाला मालगाड़ी का डिब्बा देखूंगा, जो कि हर हाल में स्टेशन के किसी न किसी कोने में तो अवश्य मौजूद होगा। और अधूरी जानकारी को पूरा करने के बाद ही प्लानिंग हो सकेगी कि ट्रेन से उन प्लास्टिक के बोरों को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। परसों हरकत में आने की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा कल तक खत्म हो जाएगी। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, सोहन लाल बोला। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें सोहन लाल पर जा टिकी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि माल ट्रेन में रखने से पहले ही हम उसे ले उड़े? नहीं, देवराज चौहान ने दृढ़ता भरे अंदाज में सिर हिलाया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? वह लोग क्या दिमाग से खाली हैं जो 6 करोड़ का माल बुक कराकर निश्चिंत हो गए होंगे? उनकी निगाह तब तक माल पर रहेगी जब तक कि वह ट्रेन में लद कर रवाना नहीं हो जाता। रेलवे के गोदाम में मौजूद उन प्लास्टिक के 6 बोरों की निगरानी में कम से कम 3 हथियारबंद व्यक्ति अवश्य होंगे। ऐसे में तो उस तरफ निगाह डालना भी ठीक नहीं। सोहन लाल को देवराज चौहान की बात सरासर जची। यह काम सिर्फ तभी हो सकता है जब वह बोरे मालगाड़ी के डिब्बे में लद जाएं, ट्रेन स्टेशन से रवाना हो जाए। देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तुम्हारा मतलब कि चलती ट्रेन में? सोहन लाल चौंक कर बोला। कह नहीं सकता। ऐसा कोई गलत प्रोग्राम मत बना लेना। मालगाड़ी के डिब्बे के बाहर ऐसा तगड़ा सेहत वाला ताला लगा होता है कि उसे देखकर ही डर लगता है। खोलना तो दूर की बात है, लेकिन उसे खोलने की जरूरत पड़ी तो सोहन लाल खोलेगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं? सोहन लाल ने गहरी सांस ली। तो और तू क्या प्रसाद खाने के लिए बैठा है? जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। सोहन लाल ने गोली वाली सिगरेट का तगड़ा कश लिया और मुस्कुराकर देवराज चौहान को देखने लगा। चिंता मत करो, मैं अपना काम अच्छी तरह पूरा कर लूंगा। सोहन लाल बोला। तो नखरे लगाकर क्यों कहता है? सीधे सीधे ही फूट दिया कर, जगमोहन ने पूर्वता लहजे में कहा। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट ऐश ट्रे में डाली। इस समय बातें करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी कई बातें जाननी है मुझे। उसके बाद ही सोचा जा सकता है कि 6 करोड़ को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाया जाए, क्या योजना बनाई जाए। कल हम भी तुम्हारे साथ? सोहन लाल ने कहना चाहा। नहीं, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। जो काम है उन्हें मैं अकेले ही आसानी से निपटा लूंगा। तुम दोनों में से किसी की भी जरूरत नहीं। वैसे भी इस मामले में ज़्यादा लोगों की भीड़ ठीक नहीं होगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।